सदियों से ब्रिटेन ने केप पर कब्जा करने के लिए अन्य देशों के साथ लड़ाई की, जहां केप टाउन की स्थापना 1652 में हुई थी। उस वर्ष डच ने पहली बार इस क्षेत्र को उपनिवेशित किया था। केप टाउन की स्थापना के बाद यह यूरोप और पूर्वी इंडीज के बीच यात्रा करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल बनकर गतिविधि और धन का केंद्र बन गया। 1799 में ब्रिटेन ने आक्रमण कर उपनिवेश पर नियंत्रण कर लिया, एक सदी से अधिक बाद। हालांकि केप हॉलैंड को लौटा दिया गया था, ब्रिटेन ने 1806 की केप टाउन की लड़ाई में डच को हराकर एक बार फिर इस पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन ने उपनिवेश पर कब्जा करने के पश्चात दासता को समाप्त करने के लिए कानून बनाया, क्योंकि वे उस समय दासता के कट्टर विरोधी थे। ब्रिटिश ने दास मालिकों को रिहाई पर मुआवजा देने की पेशकश की, लेकिन कई इसे प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि इसके लिए यूके की यात्रा जरूरी थी। इन बदलावों से कई निवासी असंतुष्ट हो गए और ब्रिटिशों का टकराव कई बोर्स के साथ शुरू हो गया, जो डच, जर्मन या ह्यूजेनॉट वंश के दक्षिण अफ्रीकी थे, जिनका नाम ट्रेगबोर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ किसान होता है। असहमति के कारण उपनिवेश के लगभग 5वें हिस्से के डच भाषी लोगों ने अपना सामान पैक कर ब्रिटिश शासन से दूर हरे भरे इलाकों की तलाश में प्रस्थान किया। 1835 और 1833 के बीच लगभग 12,000 बोअर्स, जिन्होंने खुद को वोर ट्रेकर्स कहा, ग्रेट ट्रैक के दौरान केप छोड़ गए। ये बोअर्स परिवार और पड़ोसियों के साथ समूहों में निकलते थे और कई ने मुखर नेताओं का अनुसरण किया। ए बुआ ओनरेंज नदी महाद्वीप की सबसे लंबी नदियों में एक को पार करने के बाद समूह 2 भागों में बंट गया। उन्होंने चुनिंदा स्थानों पर अफ्रीकी सैन्य राज्यों को हराया। 1852 और 1854 में ब्रिटिश ने केप के ट्रांसवाल और ट्रांसोरेंजिया क्षेत्रों के निवासियों को स्वतंत्रता दी। ट्रांसोरेंजिया वासियों ने ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल वासियों ने दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य की स्थापना की। ब्रिटेन ने 1870 में ट्रांसवाल को मिलाने की कोशिश की, जो 1880 1851 के प्रथम बोर युद्ध का कारण बना। दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य से हार के बाद ब्रिटेन ने अनिच्छा से उसकी स्वतंत्रता बहाल की। तीनों के बीच संबंध अस्थिर बने रहे। 1806 में किम्बरली शहर में हीरे मिले। इससे हीरे की दौड़ और ऑरेंज फ्री स्टेट में धन की तलाश में विदेशियों का भारी आगमन शुरू हुआ। 20 साल बाद दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य को विटवाटरसरैंड में सोने की खोज के बाद उसी विदेशी प्रवाह का सामना करना पड़ा। विटवाटरसरैंड गोल्ड रीफ की खोज जून 1884 में फोर्ट रेकर जॉन गैरेट पैंटजेस द्वारा की गई थी। 1850 के दशक में 2 अन्य लोगों ने उस स्थान पर सोना खोजा था, लेकिन उन्हें चुप रहने की धमकी दी गई थी। एक खोजकर्ता पीटर जैकब माराई को बताया गया था कि अगर उन्होंने किसी विदेशी शक्ति को सोने की खान के बारे में सूचित किया, जिससे दक्षिण अफ्रीका में अशांति हो सकती है, तो उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। इस बीच पैंटजेस लंबे समय से इस क्षेत्र के खोजकर्ता थे। विटवाटरसरैंड रीफ की खोज के बाद ब्रिटिशों ने इसका श्रेय ऑस्ट्रेलियाई खोजकर्ता जॉर्ज हैरिसन को देने का प्रयास किया, ताकि वे विटवाटरसरैंड फील्ड्स पर दावा कर सके। यह शीघ्र ही उन कारकों में से एक बन गया जिसने ब्रिटिश, दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य और ऑरेंज फ्री स्टेट के मध्य बढ़ते तनाव में योगदान दिया। हैरिसन ने अपना 10 पाउंड का दावा बेचकर आगे के सोने के क्षेत्रों की तलाश में पूर्वी एशिया क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। मध्य 1886 तक सौभाग्य की खोज में लोग विटवाटरसरैंड पहुंचे और खनिकों की कतार पश्चिम से पूर्व 86.37 किलोमीटर तक फैली। सोने ने दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य को देश का सबसे धनी राष्ट्र बना दिया, परंतु कार्यबल की कमी के कारण वह स्वयं इसका विकास नहीं कर पाया। इससे एसआर ने यूके से आए अंग्रेजी बोलने वाले विदेशियों, यूटलैंडर्स, के आगमन की अनुमति दी, जो समृद्धि और रोजगार के अवसर तलाश रहे थे।
वे खनन में मदद के लिए क्षेत्र में प्रवेश किया। जोहान्सबर्ग, जो सोने की खान का केंद्र था, शीघ्र ही यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेशियों से भर गया। शहर के विकास के साथ ही शराब, अपराध और वेश्यावृत्ति भी बढ़ने लगी। सूखे और कर्ज के कारण कई अफ्रीकानर्स को अपने घरों से निकाल दिया गया। इसके अतिरिक्त खनन किया जा रहा अधिकांश सोना बेहद निम्न स्तरीय था और मूल्यवान पदार्थ के थोड़े से उत्पादन के लिए भी कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती थी। सोने की खनन के साथ समस्याएं बढ़ी क्योंकि इसके निश्चित मूल्य और घटती लाभप्रदता के कारण। विदेशियों की बढ़ती संख्या के कारण बोरों के साथ विवाद उत्पन्न हुए, जब उनकी संख्या बोरों से अधिक होने लगी। 1896 तक ऑटलैंडर्स की संख्या बोरों की संख्या से दोगुनी हो गई थी। एसएआर सरकार को डर था कि वे ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित होकर अपनी स्वतंत्रता खो देंगे। इसलिए उन्होंने विदेशियों को स्थानीय लोगों से अलग करने के लिए कानून बनाए, जो उन्हें क्षेत्र में समान नागरिक बनने में बाधा डालेंगे। प्रतिबंधों में ऑटलैंडर्स को मतदान के अधिकार से पहले एशियार में कम से कम 14 साल निवास करने और सोने की खनन उद्योग पर भारी कर लगाने की बाध्यता शामिल थी, क्योंकि इसे मुख्यतः ब्रिटिश व अमेरिकी चलाते थे। इन प्रतिबंधों ने और भी अधिक तनाव पैदा किया, क्योंकि विदेशी लोग जिस तरह का व्यवहार प्राप्त कर रहे थे उसे पसंद नहीं करते थे और प्रतिनिधित्व की कमी से नाराज थे। एसएआर के राष्ट्रपति पॉल क्रूगर ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक बंद परिषद बैठक बुलाई। जॉन बेंचेस, सोने की खान के संस्थापक, भी उनकी बंद परिषद के सदस्य थे। बैठक में ऑटलैंडर्स के गुस्से को शांत करने का कोई उत्तर नहीं मिला। विदेशियों के लिए स्थिति और भी खराब हो गई जब उन पर भारी डायनामाइट कर लगाए जाने की घोषणा की गई। हर डायनामाइट के बॉक्स पर 5 शिलिंग का कर लगा, जिसे बहुत अधिक माना गया। इसके अतिरिक्त क्रूगर ने विस्फोटक निर्माण हेतु नोबल कंपनी की एक गैर ब्रिटिश शाखा को एकाधिकार प्रदान किया, जो ब्रिटिश के लिए उकसाने वाला कदम था। तनाव बढ़ता रहा और डायनामाइट से जुड़ी यह विशेष घटना बाद में युद्ध को उचित ठहराने का कारण बन गई। खनन क्षेत्र में तथाकथित लैंडलॉर्ड्स, जो बड़े खनन घरानों के प्रमुख थे और हजारों मजदूरों पर नियंत्रण रखते थे, और भी समस्याएं पैदा कर रहे थे। कई लोगों ने किम्बर्ली की हीरे की दौड़ के दौरान 1860 का दशक में खूब धन कमाया और वे प्रणाली को जानते थे। वे अक्सर अपने श्रमिकों को कम वेतन स्वीकार करने के लिए मजबूर करते थे। लेकिन जल्द ही ये लैंडलॉर्ड्स एसएआर सरकार से नाखुश हो गए। वे इसे भ्रष्ट, अनैतिक और अक्षम मानते थे, क्योंकि यह लैंडलॉर्ड्स को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों जैसे असमान कर लागू करने में अनिच्छुक था, जो श्रम की लागत को विशेषकर काले लोगों के लिए और कम कर सकते थे। ब्रिटिश अधिकारी जमींदारों की चिंताओं और निराशाओं को समाप्त करने में रुचि नहीं रखते थे। वे उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे, शायद क्योंकि वे एसेर सोने के क्षेत्रों में दावा करना चाहते थे। विदेशियों और बोरों के बीच संघर्ष भड़काने की उनकी रुचि ने 1985 के जेमिसन छापे को जन्म दिया। लैंडलॉर्ड्स की निराशा और साधारण विदेशियों की निराशा के संयोजन ने विद्रोह की योजना को जन्म दिया। ब्रिटिश चाहते थे कि सोने की खानें, ऑरेंज फ्री स्टेट और एसएआर उनके नियंत्रण में आ जाए। केप कॉलोनी के प्रधानमंत्री सेसिल रोड्स ने कहा कि उन्हें चिंता थी कि ऑटलैंडर्स विद्रोह कर देंगे और ब्रिटेन को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। 1985 में उन्होंने रोडेशिया से सशस्त्र बलों के साथ एक छापे की योजना बनाई, जो ऑटलैंडर्स के विद्रोह का समर्थन करेगा, जिसका उद्देश्य विद्रोह भड़काना और क्षेत्र पर नियंत्रण करना था। रोडेशिया से आए इस समूह को क्षेत्र की सीमा पर रखा गया ताकि कार्रवाई शुरू होने पर वे तुरंत पहुंच सके। इस समूह में लगभग 600 लोग शामिल थे, जिनमें 400 मटाबेलीलैंड माउंटेड पुलिस के और बाकी 200 ज्यादातर स्वयंसेवक थे। वह राइफलों, मशीन गन और हल्की तोपों सहित सभी प्रकार के भारी हथियारों से लैस था। प्रारंभिक योजना के अनुसार जोहान्सबर्ग के लोग उठकर प्रिटोरिया में बोअर शस्त्रागार पर अधिकार कर लेते। इसके बाद सर लिएंडर जेमसन के नेतृत्व में
रोडेशियन और मटाबेलेलैंड बल सीमा पार करेंगे ताकि व्यवस्था बहाल हो सके। इसका अर्थ था कि वह शहर और सोने की खदानों पर नियंत्रण करेगा। हालांकि यह योजना शुरू से ही विफल होने के लिए नियत थी, क्योंकि जोहान्सबर्ग सुधार समिति, जो प्रमुख शहर निवासियों और विभिन्न जोहान्सबर्ग उटलैंडर सुधारकों से बनी एक संगठन थी, इस बात पर सहमत होने के लिए संघर्ष कर रही थी कि आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार की सरकार को नियंत्रण लेना चाहिए। जेमसन, जो संकेत का इंतजार कर रहे थे, को सूचित किया गया कि तख्तापलट के बाद चर्चा में कठिनाइयां हैं, लेकिन वह अधीर होकर मानने लगे कि वह आगे बढ़कर सुधारकों को कार्रवाई के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने कथित रूप से 28 दिसंबर को सुधारकों को टेलीग्राम भेजकर अपनी योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि यदि कोई अन्य सूचना नहीं मिली तो वह अगली शाम को रवाना होंगे। टेलीग्राम सुधारकों के पास 2 संदेश एक साथ पहुंचे। पहला और दूसरा, जो अगले सुबह भेजा गया था, बताता है कि वे जा रहे हैं। संदेश एक ही समय पहुंचे और जेमसन व उनके आदमियों ने टेलीग्राफ तार काट दिए थे, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो सका। दिसंबर 29 को जेमसन और उनके 600 आदमी एसआईआर में प्रवेश कर जोहान्सबर्ग की ओर बढ़े। इस दौरान अंग्रेज अफसरों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक सचिव जोसेफ चैम्बरलेन का मानना था कि जेमसन गंभीर गलती कर रहे हैं, क्योंकि कई ओटलैंडर्स उनकी योजना का समर्थन नहीं कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को जेमसन और उनके समूह की सहायता न करने का आदेश दिया। जल्द ही पता चला कि जेमसन और उनके आदमियों ने प्रिटोरिया के टेलीग्राफ तार काटने की कोशिश में गलत तार काट दिए, जहां वे हमला करने वाले शस्त्रागार का स्थान था। परिणाम स्वरूप उनके आसन्न हमले की खबर शहर तक पहुंची और विरोधी बलों को भेजा गया, जो जेमसन और उनके आदमियों का पीछा कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने एसआईआर सीमा पार की। 1 जनवरी को उन्हें एक बोअर चौकी के साथ गोलीबारी के बाद परेशानी का सामना करना पड़ा। जेमसन दोपहर तक जारी रहे, जब समूह जोहान्सबर्ग के बाहर रक्षात्मक स्थिति में बोअर सैनिकों के एक समूह से मिला। इसके बाद का संघर्ष कई घंटों तक चला, जिसमें जेमसन ने कई घोड़े और कुछ आदमी खो दिए। उस शाम वह और उसके आदमी पीछे हटकर एक नई रणनीति अपनाई, जिसमें बोअरों को घेरने के लिए दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ना शामिल था। बोअरों ने हल्की तोपों से लैस एक और सैनिक बल स्थापित किया। जेमसन ने आत्मसमर्पण करने से पहले अपने 30 आदमी खो दिए। उसे और उसके आदमियों को बाद में प्रिटोरिया जेल में डाला गया। विफल छापेमारी ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी थी और इसके गंभीर परिणाम हुए। मटाबेले में पुलिस कर्मियों की कमी के कारण ब्रिटिश दक्षिण अफ्रीका कंपनी के खिलाफ लोगों का विद्रोह हुआ। मार्च 1896 से अक्टूबर 1899 तक चले दूसरे मटाबेले युद्ध के दौरान जोहान्सबर्ग योजनाओं के कारण देश लगभग असुरक्षित हो गया था। जर्मन कैसर द्वारा क्रूगर को जेमसन और उसके आदमियों को रोकने की सफलता पर बधाई देने वाले टेलीग्राम के सार्वजनिक होने पर ब्रिटिश लोगों के बीच जर्मन विरोधी भावना तेजी से फैल गई। सेसिल रोड्स और जोहान्सबर्ग साजिश के अन्य सदस्यों के बीच टेलीग्राम सार्वजनिक हो गए और इस योजना को प्रायोजित करने के लिए रोड्स की भारी आलोचना हुई। कई जांचों के बाद केप टाउन और लंदन में उन्हें केप के प्रधानमंत्री और ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। थोड़े समय बाद बोअर सरकार ने कैदियों को ब्रिटिशों के हवाले कर दिया ताकि वे मुकदमे का सामना कर सकें। जेमसन पर इंग्लैंड में मुकदमा चलाया गया, लेकिन स्थानीय प्रेस द्वारा उन्हें एक नायक के रूप में चित्रित किया गया, जो लगभग निश्चित रूप से इसलिए किया गया क्योंकि जर्मन विरोधी और बोअर विरोधी भावनाएं बढ़ रही थीं। जेमसन को 15 महीने की जेल की सजा हुई, जिसे उन्होंने एचएमपी होलोवे में काटा। बाद में उनकी आलोचनाओं के बावजूद उन्हें 1904 से 1908 तक केप कॉलोनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। रिफॉर्म कमेटी के कई यूटलैंडर सदस्यों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसमें 4 नेताओं को मौत की सजा मिली। हालांकि उनकी सजा 15 साल की कैद में बदल दी गई। समिति के अन्य सदस्यों पर जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया, जिसका भुगतान सेसिल रोड्स ने किया। जेमिसन छापे ने एसआईआर सरकार को उखाड़ने के बजाय
एसएआर और ऑरेंज फ्री स्टेट को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में एकजुट होने के लिए प्रेरित किया, भले ही सुधार समिति और उसके समर्थकों ने प्रयास किया। इससे दोनों देशों और ब्रिटेन के साथ तनाव बढ़ा। छापे की विफलता के बाद ब्रिटेन ने सैन्य निर्माण शुरू किया। वहीं एसएआर के राष्ट्रपति क्रूगर ने अपनी सेना के लिए हथियारों का आयात और उन्हें सुसज्जित करना प्रारंभ किया। संघर्ष टालने के अंतिम प्रयास में ऑरेंज फ्री स्टेट के राष्ट्रपति मार्टिन स्टीन ने स्वयं राष्ट्रपति क्रूगर और ब्रिटिश उच्चायुक्त अल्फ्रेड मिलनर के बीच एक सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। मुलाकात का उद्देश्य मतभेदों पर बात करना और उन्हें निपटाना था, ताकि मामला न बिगड़े। बैठक ब्लोमफॉन्टेन के रेलवे स्टेशन पर हुई, जो आज दक्षिण अफ्रीका के फ्री स्टेट प्रांत के रूप में जाना जाता है, लेकिन तब ऑरेंज फ्री स्टेट की राजधानी थी। यह बैठक 30 मई से 5 जून 1899 के बीच हुई। मिलनर ने क्रूगर से 3 मांगे की। वुडलैंडर्स को कानूनी वोट का अधिकार दिया जाए, क्रूगर की संसद अंग्रेजी का उपयोग करे और वोल्क्सलैंड के कानूनों को ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदित किया जाए। हालांकि क्रूगर ने इन सभी शर्तों को असंभव पाया। ब्रिटिश औपनिवेशिक सचिव जोसेफ चैम्बरलेन द्वारा थोड़ी अधिक लचीला और संचार के लिए खुला होने के लिए प्रोत्साहित किए जाने के बावजूद मिलनर क्रूगर के अडिग रुख से नाराज होकर अंततः 5 जून को सम्मेलन से बाहर चले गए, बिना स्थिति को हल किए। ब्रिटिश और एसएआर के बीच संबंध तनावपूर्ण बने रहे। 1999 फरवरी में मिलनर ने जोहान्सबर्ग के अंग्रेजों से 21,000 हस्ताक्षरों की याचिका जुटाई और चैम्बरलेन को भेजी। उन्होंने आउटलैंडर्स को एसएआर और ऑरेंज फ्री स्टेट में नागरिकता और मताधिकार हेतु 5 साल के निवास की शर्त रखने की मांग की। चैम्बरलेन ने क्रूगर से बातचीत के लिए इस अनुरोध का समर्थन किया। हालांकि क्रूगर ने इस मांग को ठुकरा दिया। 6 महीने बाद अगस्त में एसएआर के अटॉर्नी जनरल जॉन स्मुट्स ने मिलनर को एक शांति प्रस्ताव भेजा, जो उनकी और ब्रिटिश की मांगों के अनुरूप था, परंतु बाद में क्रूगर ने इसकी शर्तें बदल दी। 1 माह से कम समय में मिलनर ने संशोधित शांति प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, परंतु बोरो को बताया कि वे स्मुट्स के मूल प्रस्ताव को मानेंगे। उसी समय ब्रिटिश कैबिनेट ने दक्षिण अफ्रीका में 10,000 सैनिकों को भेजा, ताकि पहले से मौजूद 12,000 सैनिकों का समर्थन किया जा सके अगर एसएआर द्वारा हमला हुआ। उन्होंने माना कि क्रूगर उनकी सैन्य शक्ति देखकर युद्ध नहीं करेंगे। 16 सितंबर को एसएआर ने मिलनर की मांगों को खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि वह अब ब्रिटिश सरकार की दूरगामी और अपमानजनक मांगों का पालन नहीं कर सकता। 9 अक्टूबर को क्रूगर ने ऑरेंज फ्री स्टेट के साथ जुड़कर एक अंतिम अल्टीमेटम दिया। उन्होंने एकजुट होकर सेनाओं को संगठित किया और मांग की कि ब्रिटिश 34 घंटे में एसएआर सीमा से सेनाएं हटाएं, अन्यथा युद्ध की घोषणा होगी। इस समय तक ब्रिटिश ने वास्तव में नॉर्थ लैंक्स की 4 वफादार कंपनियों की सेना तैनात कर दी थी, लेकिन उन्हें किम्बरली को एसएआर द्वारा संभावित घेराबंदी से बचाने भेजा गया था। बोर्स का अल्टीमेटम समय पर लंदन नहीं पहुंचा। कई अधिकारियों और पत्रकारों ने इस धमकी को मनोरंजक व भव्य प्रहसन बताया। अक्टूबर 1899 को युद्ध की घोषणा की गई थी। उस समय बोर्स के पास लगभग 30,000 सैनिक थे, जो ब्रिटिशों की अग्रिम पंक्ति के 13,000 सैनिकों से अधिक थे। बोर्स के लड़ाके मुख्यतः नागरिक मिलिशिया के सदस्य थे। पुरुष युद्ध में अपनी खुद की राइफलें लाते थे। यदि उनके पास नहीं होती थी तो अधिकारी उन्हें प्रदान करते थे। वे अपने घोड़े भी साथ लाते थे। युद्ध में भाग लेने वाले कई पुरुष रक्त पिपासु नहीं थे और एक शीघ्र सरल विजय की आशा रखते थे, मानते हुए कि उनका कारण ईसाई विश्वास के चलते पवित्र था। बोअर सैनिक फुर्तीले, तेज और घुड़सवारी में निपुण थे। अधिकांश खेती पृष्ठभूमि से थे और उम्दा निशानेबाज थे। बोअरों ने 12 अक्टूबर को क्राइपन की लड़ाई में पहले हमला किया और बिखरे हुए ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी स्थिति बनाए रखी। जनरल कूस डी लारे के नेतृत्व में 800 पुरुषों और 19.5
5 किलोमीटर ने क्राइपन के ब्रिटिश गैरिसन पर कब्जा किया और माफेकिंग से 19.5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक रेलवे साइडिंग भी हासिल की। इस दौरान टेलीग्राफ और रेलवे लाइनों को काटा गया और आपूर्ति ले जा रही एक बख्तरबंद ट्रेन पटरी से उतर गई। 5 घंटे की लड़ाई के बाद ब्रिटिशों ने आत्मसमर्पण कर दिया। वे कैद हो गए और उनका सामान लूट लिया गया। एक और बड़ा संघर्ष 20 अक्टूबर को हुआ। टल्लाना हिल की लड़ाई में बोअर सैनिकों ने टल्लाना हिल की छोटी से डंडी शहर में एक ब्रिटिश शिविर पर गोलाबारी की। मेजर जनरल पेन सिमंस ने अपने सैनिकों के साथ जवाबी कार्रवाई कर बोअरों को पहाड़ी से खदेड़ा, पर इसमें उनकी ओर 434 अन्य सैनिकों की जान गई। लेडी स्मिथ की घेराबंदी युद्ध के शुरुआती चरण की सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक थी। बोअर सेना ने एलेंड्सलाक्टे पर कब्जा कर लिया और 2 सैन्य नेताओं ने सैनिकों को युद्ध में उतारा, जिसमें ब्रिटिश विजयी रहे। हालांकि उनका कठिन परिश्रम जल्द ही व्यर्थ हो गया, क्योंकि लेडी स्मिथ में ब्रिटिश डिवीजन के कमांडर जॉर्ज व्हाइट को एक और हमले का डर था और उन्होंने सैनिकों को एलेंड्सलाक्टे से पीछे हटने का आदेश दिया। जब बोअर सैनिक अंततः व्हाइट और उनके आदमियों से डंडी में मिले तो उन्हें और अधिक बोअर सैनिकों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने लेडी स्मिथ को घेर कर गोलीबारी शुरू कर दी। व्हाइट ने आदमियों को हमला करने का आदेश दिया, जिससे भीषण विनाश हुआ। इस घटना में 140 लोग मारे गए और 1000 ब्रिटिश सैनिक पकड़े गए। लेडी स्मिथ की घेराबंदी महीनों तक जारी रही। एसएयर की सीमा पर स्थित माफरकिंग एक महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि वहां एक मूल्यवान रेलवे जंक्शन था जो सैनिकों को आपूर्ति प्रदान कर सकता था। कर्नल रॉबर्ट बैडेन पॉवेल लगभग 1200 पुरुषों को लेडी स्मिथ की स्थिति बिगड़ने पर शहर ले गए। हालांकि जब 6000 बोअर सैनिकों ने शहर पर एक क्रूर हमला किया तो उन्हें क्षेत्र की रक्षा करनी पड़ी। माफेकिंग की घेराबंदी 13 अक्टूबर को शुरू हुई और 217 दिनों तक चली। उसी समय किम्बरली पर भी हमला हुआ। जल्द ही लेडी स्मिथ सहित कई शहरों के सैनिकों ने पाया कि उनके खाद्य आपूर्ति कम हो रही थी। दक्षिण अफ्रीकी पत्रकार सोल प्लाटके ने लिखा, उद्धरण, मैंने पहली बार घोड़े के मांस को मानव खाद्य सामग्री के रूप में देखा। अगले महीने में कई भयानक लड़ाइयां हुईं, जब जनरल रेवर्स हेनरी बुलर सेना कोर के साथ दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। इन लड़ाइयों में 23 नवंबर को बेलमोंट की लड़ाई, 25 नवंबर को ग्रास्पन की लड़ाई और 28 नवंबर को मोड़ा नदी की लड़ाई शामिल थी, जिसमें 77 ब्रिटिश सैनिकों की मौत हुई और 400 अन्य घायल हुए। युद्ध के इस अवधि को बड़े पैमाने पर ब्रिटिशों के लिए एक हार के रूप में देखा जाता है। ब्रिटिश सेना के कमांडर अत्यधिक प्रशिक्षित होने के बावजूद उनकी विधियां और चुने गए हथियार आज कभी कभी पुराने माने जाते हैं। बोअर ने युद्ध शुरू होने से पहले आधुनिक हथियार सुरक्षित कर लिए थे। वे घुड़सवारी पर मोबाइल और पैदल तेज थे, जबकि ब्रिटिश पुरानी रणनीति अपनाकर खाइयां खोदने और इंतजार करते थे। 10 से 15 दिसंबर को ब्लैक वीक कहा गया, जब ब्रिटिश ने 3 अलग अलग मोर्चों पर हार का सामना किया। किम्बरली और माफेकिंग के हमलों में सैनिकों को राहत देने में असमर्थ रहे। स्टॉर्मबर्ग में 600 सैनिक बंदी बनाए गए और कोलेंसो में 1200 सैनिक घायल या लापता हुए। (1900 तक केप में युद्ध जारी रखने के लिए ब्रिटेन द्वारा भेजे गए 1,80,000 पुरुष उस समय की सबसे बड़ी विदेशी सेना होंगे। स्पाई ऑन कॉप की लड़ाई अगला भयानक संघर्ष था, जिसने ब्रिटिश सैनिकों को प्रभावित किया, जब 24 जनवरी 1900 को जनरल बुलर और मेजर जनरल चार्ल्स वॉरेन ने टुगेला नदी पार करके लेडी स्मिथ में सैनिकों को राहत देने का प्रयास किया। उन्होंने 1 महीने पहले यह यात्रा करने का प्रयास किया था, लेकिन 8000 बोअर्स द्वारा एक भयानक लड़ाई में पीछे धकेल दिए जाने के बाद त्वरित वापसी का आदेश दिया गया और कई घायल पुरुषों व हथियारों को छोड़ दिया गया। ये इस बार ब्रिटिश नदी पार करने में सफल रहे, लेकिन जब उन्होंने बाद में स्पाई ऑन कॉप पहाड़ी की चोटी पर कब्जा किया तो उन्हें देर से पता चला कि बोअर पहले से ही पहाड़ी पर नजर रखे हुए थे।
लॉर्ड बुलर और उनके कमांडरों ने विरोधाभासी आदेश देकर अगली लड़ाई को बिगाड़ दिया। 350 ब्रिटिश सैनिक मारे गए और लगभग 1000 घायल हो गए। बुलर की ब्रिटिश नेतृत्व के साथ प्रतिष्ठा बोअर को खदेड़ने में कई बार विफल रहने के बाद धूमिल हो गई। बाद में उन्हें कमांडर इन चीफ के रूप में अर्ल रॉबर्ट्स ने प्रतिस्थापित किया। इस समय तक बोअर सैनिकों में थकान के लक्षण दिखने लगे थे क्योंकि युद्ध रुक गया था। बोअर ने लेडीस्मिथ पर हमला करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने अन्य शहरों पर कब्जा करने के लिए और प्रयास नहीं किए जिन पर वे हमला कर रहे थे। 10 फरवरी को कमांडर रॉबर्ट्स ने मैगर्स फाउंटेन में दुश्मन सैनिकों पर हमला बोला। 4 दिन बाद किम्बरली की घेराबंदी तोड़ने के लिए एक और हमला हुआ, जिससे 124 दिन की घेराबंदी समाप्त हुई। वैलेंटाइन डे पर बुलर ने, जो नटाल में सेनाओं की कमान संभाल रहे थे, लेडीस्मिथ में बोअर पर एक और हमला किया। शुरुआत में उनके लोग धीरे धीरे विरोधी सेना को कमजोर कर रहे थे, लेकिन 26 फरवरी को उन्होंने एक पूर्ण हमला किया, जिससे बोअर पीछे हट गए और उनके लोग नदी पार कर लड़ाई जारी रख पाए। 118 दिनों की बोअर घेराबंदी के बाद लेडीस्मिथ को अंततः राहत मिली। इस बीच एक और संघर्ष, पाडरबर्ग की लड़ाई 18 फरवरी से 27 फरवरी के बीच जारी रही। बोअर जनरल पीटर क्रोंजे ने अपने 4150 सैनिकों के साथ युद्ध के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। हालिया हारों ने बोअर सैनिकों को निराश किया। रॉबर्ट्स और उनके लोगों ने हालिया जीतों को मनोबल बढ़ाने वाला माना, जिससे उन्हें पॉपुलर ग्रोव की लड़ाई लड़ने का मौका मिला। यह लड़ाई ब्रिटिश द्वारा ब्लोमफोंटेन पर कब्जे और 217 दिनों तक घिरे माफिकिंग शहर को मुक्त करने के साथ खत्म हुई। 28 मई को ऑन रेंज फ्री स्टेट का अधिग्रहण किया गया और इसका नाम ऑन रेंज रिवर काउंटी रखा गया। 3 दिन बाद रॉबर्ट्स द्वारा जोहान्सबर्ग पर कब्जा और 5 जून को ब्रिटिश सेना ने प्रिटोरिया पर अधिकार कर लिया। अगस्त में बुलर और रॉबर्ट्स ने राष्ट्रपति क्रूगर और अन्य महत्वपूर्ण एसआईआर व्यक्तियों का पता लगाने का प्रयास किया, परंतु वे विफल रहे। क्रूगर और अन्य लोग विदेश यात्रा करने में सफल रहे। पहले क्रूगर मार्सिले गए और फिर नीदरलैंड्स। वह निर्वासन में 1904 में क्लेरेंस, स्विट्जरलैंड में निधन हो गया। ब्रिटिश द्वारा मुख्य शहरों पर कब्जा करने के बाद 3 सितंबर को रॉबर्ट्स ने युद्ध समाप्ति और एसआईआर के औपचारिक अधिग्रहण की घोषणा की। ब्रिटिश द्वारा दूसरे बोअर युद्ध के समाप्त होने का मानना जारी था, लेकिन बोअर ऑन रेंज फ्री स्टेट के क्रोनस्टैड में मिलकर अगले कदम की योजना पहले ही बना चुके थे। सितंबर 1900 तक ब्रिटिश एसआईआर और ऑन रेंज फ्री स्टेट पर नियंत्रण में थे, लेकिन शांति अल्पकालिक ही थी। बोअर कमांडरों ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाकर रेलवे और अन्य आपूर्ति लक्ष्यों पर हमले शुरू किए ताकि ब्रिटिश की क्षमताएं कम हो सके। इन नए बोअर इकाइयों ने अपने नुकसान को रोकने के लिए संघर्ष से बचा और उन्हें हमेशा उन क्षेत्रों में भेजा गया जहां से उनके सदस्यों की भर्ती की गई थी, जिसका मतलब था कि सैनिकों को उस क्षेत्र का गहरा ज्ञान था जिसमें वे थे और वे इसे रणनीतिक रूप से और जीवित रहने के लिए उपयोग करने में सक्षम थे। वे अक्सर तेजी और जोरदार हमला कर ब्रिटिश सुदृढ़ीकरण के आने से पहले पीछे हट जाते थे। अक्सर ये गुरिल्ला बल ब्रिटिशों के जाते ही किसी क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेते थे। 1900 के अंत तक कई झड़पों में बोअर विद्रोही बलों ने 2000 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला। इससे ब्रिटिश बोअर नेताओं और जनरल क्रिश्चियन डी वेट की तलाश करने लगे, लेकिन वे उन्हें नहीं ढूंढ पाए। गुरिल्ला बलों के पास ब्रिटिशों को परेशान और बाधित करने के अलावा कोई वास्तविक योजना नहीं थी, जिससे हमले अनियमित और कभी-कभी खराब तरीके से होते थे। ब्रिटिशों ने बोअर के उत्पीड़न का प्रतिशोध लेने के लिए बख्तरबंद ट्रेनों और ब्लॉक हाउस का इस्तेमाल शुरू किया। ब्लॉक हाउस छोटे स्वतंत्र किले थे, जिनमें हर एक में 6-8 सैनिक रहते थे। इन्हें आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा के लिए मजबूत किया गया। हालांकि महंगे, वे बहुत प्रभावी साबित हुए, जिसमें 50,000 से ज्यादा सैनिक ब्लॉक हाउस ड्यूटी में शामिल थे। ब्रिटिशों ने एक जली हुई धरती की नीति अपनाई, जिसमें इमारतें, फसलें, पालतू जानवर, उपकरण,
पानी और कुछ भी जो बोअर गुरिल्ला सैनिकों को आश्रय या संसाधन प्रदान कर सकता था, उसे निशाना बनाया और नष्ट किया गया ताकि बोअर के लिए जीवित रहना मुश्किल हो सके। ब्रिटिशों ने बोअर और अफ्रीकी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को भी गिरफ्तार किया और उन्हें एकाग्रता शिविरों में भेज दिया और घुड़सवार छापेमार इकाइयों को इकट्ठा किया जो बोअरों को लगातार परेशान करने के लिए बनाई गई थी ताकि उनके भागने को रोका जा सके, जबकि अधिक सक्षम इकाइयां उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ सके। शांति समितियों का गठन आत्मसमर्पण करने वालों द्वारा किया गया था। विद्रोही नेता क्रिश्चियन डी विट्टे पकड़ से बचते रहे। 1901 में ऑरेंज फ्री स्टेट लौटने पर स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी के कारण क्षेत्र बंजर हो गया था। 1901 के अंत में डी विट्टे ग्रोइनकोप में एक अलग ब्रिटिश टुकड़ी पर हमला करने में कामयाब रहे, जिसमें कई सैनिक मारे गए, 70 घायल हुए और 206 को कैद किया गया। प्रतिशोध में ब्रिटिश ने गुरिल्ला ब्लो पर नए हमले शुरू किए और इवेट्टे ने अपने 300 लोग खो दिए, जो ग्रोइनकोप की उनकी सफलता को कम करने वाली बड़ी संख्या थी। सितंबर और अक्टूबर में अन्य बोअर बलों ने एसआर में मूरडविल और ड्राई फोंटेन पर ब्रिटिश सैनिकों पर हमला किया, लेकिन ब्रिटिश की शक्ति और रणनीति के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। फरवरी 1902 में बोअर ने ब्रिटिश पर फिर हमला किया और ट्वेबोश की लड़ाई में उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। इसमें सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक बंदी बनाए गए, जिनमें उस इकाई के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लॉर्ड मैथ्यून भी शामिल थे। मैथ्यून कैदी बनने से पहले 2 बार घायल हो चुके थे और जब उनका घोड़ा उन पर गिरा तो उनकी टांग टूट गई। बोअर्स की इस शानदार जीत ने ब्रिटिश को अपनी गुरिल्ला रणनीतियों पर और सख्त होने को मजबूर किया। अगले महीने एसआर में सुदृढ़ीकरण लाया गया और अप्रैल में रुएवल की लड़ाई ने गुरिल्ला बलों को 230 हताहतों का सामना करते हुए एसआर के पश्चिमी हिस्से में संघर्ष समाप्त किया। 1902 की शुरुआत में निरंतर ब्रिटिश रणनीतियों का बोअर्स पर प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। ब्लॉक हाउस में पर्यवेक्षक और नागरिकों ने जली हुई धरती नीति से प्रभावित होकर ब्रिटिशों को जानकारी दी, जिससे वे बोअर गुरिल्लाओं के हमले की तैयारी कर सके। कठिनाइयों के बावजूद मई तक 15,000 बोअर पुरुष लड़ रहे थे। ब्रिटिश नेताओं के धैर्य और धन की कमी के कारण उन्होंने शांति की शर्तें पेश करने का फैसला किया। ब्रिटिश ने कई बार युद्ध समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन उनकी शर्तें अक्सर ब्रिटिशों के प्रति नफरत, साथियों की वफादारी, सजा के डर और स्वतंत्रता की इच्छा के कारण हर बार ठुकराई गई। 1902 में अंतिम बोअर ने आत्मसमर्पण किया और 31 मई को वेर्निगिंग की संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ। बोअर युद्ध समाप्त करने हेतु बोअर्स को उनके क्षतिग्रस्त शहरों के पुनर्निर्माण के लिए 3 मिलियन और सीमित स्वशासन का वादा 1906 में दिया गया। 1910 में यह क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका संघ के ऑरेंज फ्री स्टेट प्रांत में शामिल हो गया। एसआर को दक्षिण अफ्रीका संघ में शामिल किया गया। द्वितीय बोअर युद्ध के दौरान ब्रिटिश द्वारा स्थापित किए गए एकाग्रता शिविर मूल रूप से शरणार्थी शिविर के रूप में डिजाइन किए गए थे, जो संघर्ष के दौरान अपने घरों से भागने के लिए मजबूर नागरिकों को आश्रय देंगे। लेकिन नई रणनीति तब लागू हुई जब लॉर्ड हर्बर्ट किचनर ने 1900 के अंत में लॉर्ड रॉबर्ट्स की जगह ब्रिटिश के कमांडर इन चीफ के रूप में ली। नई रणनीतियों में जली हुई धरती नीति शामिल थी, जिससे बड़ी संख्या में नागरिकों को भोजन और आश्रय पाने के लिए शरण लेनी पड़ी। ये शिविर कैदी बनाए गए बोअर सैनिकों के लिए नहीं थे। इन लोगों को ज्यादातर विदेशों में युद्धबंदी शिविरों में भेजा गया था। फिर भी बोअर नागरिक शरणार्थी शिविरों में ही रहे। लगभग 24,370 बोअर शरणार्थियों और करीब 20,000 काले अफ्रीकियों की खराब हालात के चलते मौत हो गई। शिविरों को इतनी संख्या में शरणार्थियों के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, जिससे इन ठिकानों पर देखभाल के मानक जल्दी गिरने लगे। भीड़-भाड़ के कारण उपेक्षा, खराब स्वच्छता, गंदगी और बोअरों द्वारा आपूर्ति में बाधा के चलते
दवाइयों सहित आवश्यक वस्तुएं शिविर तक देरी से पहुंचती थीं। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति अत्यंत सीमित थी, जिससे कुपोषण और बीमारियां फैल गईं। खसरा, टाइफाइड और पेचिश शिविरों में तेजी से फैल रहे हैं, खासकर बच्चों में। 1900 के ब्रिटिश आम चुनाव में युद्ध में हालिया जीत के कारण कंजर्वेटिव्स को भारी बहुमत मिली। युद्ध के लिए सार्वजनिक समर्थन कम होने लगा, खासकर जब लोगों को पता चला कि बोअर नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। एमिली हॉबहाउस, एक युद्ध विरोधी कार्यकर्ता, ने 1901 की शुरुआत में ऑरेंज फ्री स्टेट के कई शिविरों का दौरा किया। इंग्लैंड लौटकर उन्होंने वहां के शरणार्थियों की दयनीय स्थिति को सार्वजनिक किया। उन्होंने लिखा कि कई नागरिक रात में बिना भोजन और जल के सोए रहते और प्रायः शीत एवं आर्द्र स्थितियों में छोड़े जाते थे। शरणार्थियों के पास बिस्तर और साबुन जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थीं। हॉबहाउस ने शरणार्थियों को साबुन देने पर जोर दिया और अंततः उन्हें कुछ साबुन मिला। उन्होंने पानी उबालने के लिए अतिरिक्त तंबू, भूसा और केतली वितरित की, साथ ही कपड़े भी दिए। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को सोने के लिए गद्दे दिए और शिविर निवासियों के साथ व्यवहार को अशिष्ट पुरुष अज्ञानता कहा। हॉबहाउस ने एक बोअर सैनिक की बेटी की तस्वीर खींची और उसका वर्णन किया, जिसके पिता ने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया था। लीजी वैन जायल की उम्र सिर्फ 7 साल थी जब उनकी मृत्यु ब्लोमफॉन्टेन शिविर में हुई, जहां उन्होंने विशेष रूप से गंभीर परिस्थितियों का सामना किया। उन्हें कठोरता से बर्ताव करते हुए बहुत कम राशन दिया गया, जिससे भूख के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें बेवकूफ कहा क्योंकि वह अंग्रेजी नहीं बोलती थी। जब उन्होंने अलग हुई अपनी मां को पुकारा तो उन्हें परेशानी कहा गया। 9 मई 1901 को टाइफाइड बुखार और भूख से उनकी मृत्यु हो गई। उनका वजन केवल 15 पाउंड था। हॉबहाउस ने लिजी के बारे में लिखा कि वह एक कमजोर और नाजुक बच्ची थी जिसे अच्छी देखभाल की जरूरत थी, लेकिन उसकी मां को अवांछनीय माना गया क्योंकि उसके पिता ने आत्मसमर्पण या अपने लोगों को धोखा नहीं दिया था। इसलिए लीजी को कम राशन पर रखा गया और 1 महीने बाद भूख से मरने पर उसे नए छोटे अस्पताल में भेज दिया गया। हॉबहाउस रिपोर्ट के प्रकाशकों ने पहले लीजी की तस्वीर छापने से मना किया। उस वर्ष के अगस्त की आधिकारिक रिपोर्टों में स्थितियां रहने लायक नहीं और बच्चों में उच्च मृत्यु दर दर्शाई गई। लॉर्ड किचनर ने अपनी जली हुई धरती नीति का बचाव करते हुए कहा कि शरणार्थियों को केवल भूखमरी की स्थिति में ही शिविरों में लिया जा रहा था। हॉबहाउस को इंग्लैंड लौटने पर मीडिया और सरकार के विरोध का सामना पड़ा, परंतु वह जनता को अपनी खोजें दिखा पाई और बोअर शरणार्थियों की मदद के लिए धन भी जुटा पाई। लिबरल पार्टी के नेता सर हेनरी कैंपबेल बैनरमैन शिविर की स्थितियों से स्तब्ध थे और उन्होंने इसे बर्बरता की विधियां कहा। अक्टूबर 1901 में हॉबहाउस ने केप पर लौटकर स्थितियों में सुधार देखना चाहा, परंतु उन्हें उतरने नहीं दिया गया और 5 दिन बाद बिना कारण बताए निर्वासित कर दिया गया। द्वितीय बोअर युद्ध ने ब्रिटिश सैन्य इतिहास में पहले युद्ध अपराध अभियोजन को भी जन्म दिया, जब यह पता चला कि फोर्ट एडवर्ड गैरिसन के कई सदस्यों ने 6 उद्धरण अपमानजनक घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप लेफ्टिनेंट हैरी मोरेंट और लेफ्टिनेंट पीटर हैनकॉक, दोनों बुशवेल्ट कार्बिनियर्स को गिरफ्तार किया गया और सक्रिय सेवा के दौरान हत्या करने के लिए कोर्ट मार्शल किया गया। उन्हें 9 युद्ध बंदियों और 3 पकड़े गए नागरिकों की हत्या का दोषी ठहराया गया, जिसके लिए उन्हें दोनों को फायरिंग स्क्वाड द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। तीसरे अधिकारी लेफ्टिनेंट जॉर्ज विटन, जो बुशवेल्ट कार्बिनियर्स के थे, की सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई। यूके में कंजर्वेटिव्स को 1906 के चुनाव में सत्ता से बाहर कर दिया गया क्योंकि जनता बोअर नागरिकों के व्यवहार और बोअर गणराज्यों में संघर्ष पैदा करने वाली जले हुए धरती की रणनीति से नाराज थी। ब्रिटिशों द्वारा किए गए नुकसान के कारण कई बोअर परिवार गरीबी में रह गए, काम, आश्रय और संसाधनों के अभाव का सामना करते हुए। विशाल भूभाग को छोड़ना पड़ा
क्योंकि वे पशुपालन, कृषि और निर्माण के लिए अनुपयुक्त थे। इससे इन क्षेत्रों के लोगों को दूसरी जगहों पर नौकरी ढूंढनी पड़ी। कई लोग खानों में काम करने लगे और आउटलैंडर्स से रोजगार पाने की प्रतिस्पर्धा करने लगे। जर्मनी समेत अनेक देशों ने बोअर युद्ध के कारण के प्रति सहानुभूति दिखाई, जिससे ब्रिटेन व अन्य देशों में तनाव उत्पन्न हुआ। बोअर नेतृत्व और ब्रिटिश अधिकारी मानते थे कि यह गोरों का युद्ध था। फिर भी अफ्रीका के काले लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी स्थिति के हिसाब से या तो पीड़ित हुए या समृद्ध। ब्रिटिश और बोअर्स ने अश्वेत व्यक्तियों को गैर युद्ध भूमिकाओं में नियुक्त किया, जिनमें से 14,000 तक ब्रिटिश सेना के लिए गाड़ी चालक थे। किचनर ने कमान संभालने के बाद उन्होंने बोअर्स के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए लोगों को हथियार बंद किया, जो पकड़े गए लोगों को मार रहे थे। युद्ध के अंत तक ब्रिटिश सेना में लगभग 30,000 अश्वेत पुरुष थे। इसके बावजूद हजारों लोग एकाग्रता शिविरों में मारे गए, घेराबंदी में फंसे रहे और युद्ध के दौरान खदानें बंद होने से नौकरियां गंवा बैठे। कुछ लोगों को उनकी संपत्तियों से विस्थापित कर दिया गया और जली हुई धरती की नीति का शिकार बनाया गया। संघर्ष के दौरान किसानों को अन्य लोगों की मदद करने का मौका मिला। उन्होंने जरूरतमंदों को भोजन दिया और कुछ ने पहले गोरे बसने वालों द्वारा छीनी गई भूमि पर फिर से कब्जा कर लिया। 1980 के दशक तक द्वितीय बोअर युद्ध के काले अफ्रीकियों पर पड़े प्रभाव का विशेष अध्ययन नहीं किया गया था। युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने काले अफ्रीकियों को युद्ध के बाद राजनीतिक अधिकार देने का संकेत दिया और कुछ मामलों में वादा भी किया, यदि वे तटस्थ रहे या उनका समर्थन किया। वेरेनिजिंग की संधि में काले अफ्रीकियों को राजनीतिक अधिकार देने का कोई प्रावधान नहीं था। ब्रिटिश और बोअर्स ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन को देखा और काले अफ्रीकियों को समान अधिकार प्राप्त करने से रोकने की साजिश रची। द्वितीय बोअर युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, जिनमें 26,000 से ज्यादा बोअर और 20,000 से अधिक काले अफ्रीकी शामिल थे। इस युद्ध में 1,999 और 1,902 के बीच 4 लाख से अधिक घोड़े, खच्चर और गधे मारे गए, जो इन जानवरों के जीवन के लिए बड़ा नुकसान था। किम्बरली की राहत के दौरान सैनिक प्रतिदिन 500 घोड़ों को मारने ले जाते थे। संघर्ष के दौरान एक घोड़े की औसत जीवन प्रत्याशा 6 सप्ताह थी और कई को बलिदान किया गया ताकि जब संसाधन कम हो तो सैनिक खा सके। घोड़ों के साथ दुर्व्यवहार करने के अलावा ब्रिटिश सेना द्वारा उनका उपयोग महंगा भी था, जिससे युद्ध में 200 मिलियन पाउंड से अधिक खर्च हुआ। यह लागत ब्रिटिश करदाताओं पर पड़ी। मई 1910 में दक्षिण अफ्रीका संघ का गठन केप के गठबंधन, नटाल की कॉलोनी, एसआर और ऑन द रेंज फ्री स्टेट से किया गया था। यह आधुनिक दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का पूर्ववर्ती था। उन्होंने 1900 के दशक के विश्व युद्धों में ब्रिटेन के महत्वपूर्ण सहयोगी बनकर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में जर्मन दक्षिण पश्चिम अफ्रीका की कॉलोनी में सैनिक भेजे। ब्रिटिश के साथ गठबंधन ने अंततः विद्रोह को जन्म दिया, क्योंकि कई बोअर्स उस देश के लिए लड़ना नहीं चाहते थे जिसने उन्हें लंबे समय तक दबाया था। 1916 में विद्रोह दबा दिया गया और विद्रोहियों को जुर्माने कम सजा के साथ जेल भेज दिया गया। लुई बोथा दूसरे बोअर युद्ध के योद्धा और दक्षिण अफ्रीका संघ के पहले प्रधानमंत्री ने मेल मिलाप के महत्व को पहचाना।